हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम बहुत ही शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। बताया जा रहा है इस वर्ष इंडिया में केवल 3 ही कंपनी ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बन पाए हैं। एज पर ASK प्राइवेट वेल्थ हुरॉन इंडियाज फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, जो पिछले वर्ष इंडिया में स्टार्टअप की संख्या थी वो 24 थी और इस वर्ष केवल 3 ही है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं किस तरह का प्रेजेंट सिनेरियो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स का क्या इनिशिएटिव है स्टार्टअप सिस्टम को लेकर और क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इंडिया में किस तरह का सिनेरियो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के। एज ऑफ 31 मई 2023 इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है स्टार्टअप का ग्लोबली। अमंग मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स का बात करें तो इंडिया 2nd रैंक हासिल किया है इनोवेशन क्वालिटी में, जिसमें कि क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन और क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन पे है। वहीं 2015 से 2022 तक बात करें तो इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखा जाए तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में टोटल फंडिंग का बात किया जाए तो वो 15 गुना तक बढ़ा है। वहीं नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी 9 टाइम्स ग्रो किए हैं और नंबर ऑफ इनक्यूबेटर्स 7 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिला है। एज ऑफ मई 2023 इंडिया में टोटल 108 यूनिकॉर्न हैं, जिसका वैल्यूएशन 340.80 बिलियन US डॉलर बताया जाता है। इसमें से केवल 2021 में 44 यूनिकॉर्न उभर कर आए थे और 2022 में 21 यूनिकॉर्न बने थे, जो कि एक बिग जंप है। लेकिन अभी इसमें एक थोड़ा स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कुछ टर्म समझते हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, जैसे डेकाकॉर्न। वैसे स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यूएशन 10 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा हो उस कंपनी को डेकाकॉर्न कहते हैं। वहीं यूनिकॉर्न का बात करें तो वैसे कंपनी जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा हो तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। वहीं ऐसे स्टार्टअप कंपनी जो कि 3 साल बाद यूनिकॉर्न बनने का क्षमता रखते हैं उसको गैजल्स कहते हैं। और वैसे स्टार्टअप जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में यूनिकॉर्न बनने का पावर रखता है उसे चीतास कहते हैं। आई होप ये सब टर्म आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडियन स्टार्टअप्स। तो पहला है फंडिंग चैलेंजेस। इंडियन स्टार्टअप को अपने वेंचर से एडिक्वेट फंडिंग नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जिससे स्टार्टअप का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हैम्पर हो रहा है और उसका जो इनोवेशन है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इंडियन स्टार्टअप्स इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जो वेंचर कैपिटल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि रिस्क एवर्जन। अभी यूनिकॉर्न इंडियन स्टार्टअप के सामने रिस्क बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेन मार्केट कंडीशन एंड लैक ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इसके कारण से इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। सेकेंड चैलेंजेस का बात किया जाए तो रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रगल्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एक सस्टेनेबल रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है टू फाइंड वाइबल बिजनेस मॉडल्स। उनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे से मोनेटाइज नहीं हो पा रहे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट कमाना है, वो नहीं हो पा रहा है। लिमिटेड मार्केट रीच होने के कारण और जो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं तो उसमें हाई कंपटीशन होने के कारण एंड इनसफिशिएंट कंज्यूमर एक्विजिशन, ये सब इंडियन स्टार्टअप के सामने एक एडिशनल हर्डल बनकर उभर आया है, जिससे इंडियन स्टार्टअप है वो एक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड चैलेंजेस का बात किया जाए तो लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी के कारण जो ग्रोथ है स्टार्टअप्स का वो नहीं हो पा रहा है। अगर इसमें चैलेंजेस का बात किया जाए तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का लिमिटेड एक्सेस है, वहीं इंक्यूबेशन सेंटर का भी बहुत ज़्यादा कमी है, मेंटरशिप प्रोग्राम और नेटवर्किंग ये सब नहीं मिल पा रहा है न्यू स्टार्टअप्स को। सो स्टार्टअप्स रिक्वायर सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू थ्राइव, एक्सेस नेसेसरी रिसोर्स, एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस। न्यू स्टार्टअप्स को रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और गाइडेंस का अभी ज़रूरत है ताकि वो प्रॉफिट में आ सके। फोर्थ चैलेंजेस का बात किया जाए तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड टैक्स स्ट्रक्चर्स। इंडिया में स्टार्टअप्स को बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स और कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ता है। जो कंप्लायंस प्रोसेसेस है वो बहुत ज़्यादा वेग है, ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेपिज्म देखने को मिलता है और एम्बिगुअस रेगुलेशन के कारण बहुत सारे ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है इंडियन स्टार्टअप्स को। टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन
देखने को मिलता है इंडियन स्टार्टअप को, जो कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इंडियन स्टार्टअप उतना प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गए कुछ चैलेंजेस। चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का, कि इंडियन गवर्नमेंट किस किस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं स्टार्टअप्स को लेकर। पहला है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि। इसके तहत इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है उसके इनोवेशन में। सेकेंड है स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान SIAF। इसमें इंडियन स्टार्टअप को पैसा दिया जाता है, फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड है आपका रैंकिंग ऑफ स्टेट्स टू सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। वहीं फोर्थ है आपका स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इस स्कीम का एम है स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना फॉर अ प्रूफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। नेक्स्ट है इंडियन स्टार्टअप्स अवार्ड। वैसे स्टार्टअप्स जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको रिवॉर्ड करना और एक इकोसिस्टम क्रिएट करना, ताकि जो स्टार्टअप है उसमें इनोवेशन देखने को मिल सके और उसमें कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिल सके। सिक्स्थ है SCO स्टार्टअप फोरम। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया गया है था 2020 में टू डेवलप एंड इम्प्रूव स्टार्टअप इकोसिस्टम कलेक्टिवली। सेवेंथ है प्रारंभ समिट का एम का बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है स्टार्टअप्स और यंग माइंड्स को अराउंड द वर्ल्ड, की जो न्यू आइडियाज़ हैं, इनोवेशन है और इन्वेंशन है वो इंडिया में हो सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, क्या किया जाना चाहिए। जो इंडियन स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको लेकर के क्या किया जाना चाहिए। जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने बेस को ओवरसीज मतलब अदर कंट्री में भी शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे फेवरेबल लीगल इन्वायरमेंट हो, टैक्स पॉलिसीज फेवरेबल हो। अगर कोई इंडियन कंपनी अपना जितना इंटायर ऑनरशिप है उसको कोई दूसरे देश में शिफ्ट कर देता है, इंक्लूडिंग इट्स ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेटा ऑन्ड बाय कंपनी, इसी को फ्लिपिंग कहते हैं। हालांकि जो ये फ्लिपिंग जैसा प्रोसेस है वो अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप में देखने को मिलता है, जो नए नए स्टार्टअप है उसमें देखने को मिलता है अर्ली स्टेज में। लेकिन जब गवर्नमेंट रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडीज़ और अदर स्टेक होल्डर के साथ एक कोलैबोरेशन देखने को मिलता है इंडियन स्टार्टअप का, तो ये प्रोसेस रिवर्स भी देखने को मिलता है फ्लिपिंग। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।